अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदो। नाज़रीन, तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को दस्तावेजी शक्ल मिल चुकी है। 7 साल की मेहनत के बाद इस वक्त मुल्क की तारीख की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूर हो चुकी है। इस मंजूर की गई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर आखिर है क्या, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और उसके साथ साथ इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद भी होंगे लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, और उसके साथ साथ बात करेंगे नाज़रीन नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक 24 घंटों में 2 बड़े फैसले सामने आए हैं। विफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग करने का एक नया प्लान सामने आया है। विफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए नया मंसूबा क्या है, शुरू तो हो चुका है, लेकिन है क्या, आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ विफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा, वो भी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और नाजरीन, बात करेंगे समंदर पार पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर ख्वार होने लगे हैं। FIA का नया अमला इमिग्रेशन कवानीन से यकसर तौर पर लाइल्म है। ये स्टोरी कल भी आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह से जो आलमी कवानीन है उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, किस तरह से इस इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत जो पाकिस्तानी अवाम है उसकी नेशनल सिक्योरिटी को धचका भी मिल सकता है, और उसके साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी खदशा इसमें सामने आ रहा है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करूंगी मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूदा सहाकार सिद्दीक जान और सहाफी तर्जयाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले बताइएगा, ये जो दूसरा बड़ा फैसला सामने आया है नवाज शरीफ की वापसी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे दिनों से बल्कि गालिबन साल हो चुके हैं हम बार बार डिस्कस करते हैं, अभी आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, अभी आ रहे हैं, फिर एक नया शोशा चलता है, पार्टी की तरफ से कुछ कहा जाता है, हुकूमत भी कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रही है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है। इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब को एज ए गारंटर के तौर पर भी रखा गया था, लेकिन अब अगर हम देखें इस हवाले से तो हुकूमत ने अपना एक नया प्लान शुरू किया है। सिद्दीक, वो क्या प्लान है, क्या और किस तरह से हुकूमत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग कर रही है? जी बिल्कुल मारिया, कल हमने 9 बजे ये खबर ब्रेक की थी, और क्योंकि हुआ ये कि कल हमारा प्रोग्राम 9 बजे ख़त्म हो चुका था और उस वक्त मुझे ये मेरे सोर्सेज ने खबर दी और मैंने कल पब्लिक टीवी पर ही 9 बजे के बुलेटिन में ये खबर ब्रेक की थी कि वफाकी हुकूमत ने ये बड़ा फैसला किया है कि लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से कहा जाएगा कि आपने एक सजा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बगैर इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त के, बगैर किसी फाइनेंशियल गारंटी के आपने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी, और वो थी जो शहबाज शरीफ साहब का एफिडेविट था उसकी बुनियाद पर। अब नवाज शरीफ क्योंकि बाहर इलाज नहीं करा रहे, ना ही पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इसलिए शहबाज शरीफ को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए, और अगर नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए उनके भाई शहबाज शरीफ इकदाम नहीं करते तो फिर शहबाज शरीफ को भी जेल भिजवाया जाए। अब ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर हम दूसरी ये बड़ी अहम खबर अपने नाज़रीन को देने जा रहे हैं, वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि लंदन में भी तहकीकात का आगाज होने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसकी रीजन ये है, कानून क्या उस हवाले से कोई प्रिपेयर हुआ है? देखें, एक है मुल्जमान के तबादले का, वो मामला नहीं है, उसके ऊपर तो बैकडोर में काफी कोशिशें हो रही हैं, उस हवाले से भी ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। ये वो मामला है जो पाकिस्तान के अपने इख्तियार में है, पाकिस्तान के अपने हाथ में है। पाकिस्तान ने यह फैसला किया है, इमरान खान साहब की टीम ने यह फैसला किया है कि अब लंदन में जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का, यूके में जो पाकिस्तान का सफारतखाना है, वो और उसके अफसरान जो है वो सरप्राइज विजिट करेंगे नवाज शरीफ साहब को। वो नवाज शरीफ साहब से पूछ करेंगे क्योंकि उनके पास अदालती हुक्म के मुताबिक ये इख्तियार मौजूद है, और वो पाकिस्तानी हाई कमीशन करेगा। बिल्कुल, पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरान जाएंगे, अमला जाएगा, वो जाएंगे, वो जाकर पूछेंगे, उनके पास ये इख्तियार है अदालत के हुक्म के मुताबिक, वो पूछ सकते हैं कि आपने 25 माह में कहां से इलाज कराया है, आप किस डॉक्टर के पास इस मामले में वहां का कानून यूज कर सकते हैं कि मुझे क्यों इस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है? नहीं, वो वहां का कानून कोई उनको प्रोटेक्शन इस तरह की नहीं देता, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान से वो गए हुए हैं, पाकिस्तान से वो पाकिस्तान को हो गए, उनका जो है वो इस वक्त उनका पासपोर्ट जो है वो भी कैंसिल हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन वो बहरहाल इस वक्त हैं तो पाकिस्तानी, तो इसलिए पाकिस्तानी सफारतखाना, पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला वहां पर जाएगा और उनसे पूछेगा कि इन 25 माह में आपने क्या इलाज कराया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसकी रीजन यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब वहां पर उनको नहीं मिलते, पाकिस्तानी हाई कमीशन को नवाज शरीफ तक रसाई नहीं दी जाती, तो यह चीज भी उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। अगर यह मामला लाहौर हाई कोर्ट में टेकअप होता है तो एक ऐसी सूरत हाल में जब वफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने जा रही है, उधर जब पाकिस्तानी हाई कमीशन से ये रिपोर्ट्स आएंगी, अदालत को बताया जाएगा कि नवाज शरीफ से हमारी मुलाकात नहीं कराई गई, और अगर
नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल यह है कि वो क्या बताएं पाकिस्तानी हाई कमीशन को, पाकिस्तानी सफारत खाने को क्या बताएं। ये बताएं कि उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया, और मसला यह है कि वहां वो पाकिस्तान वाली सूरत हाल नहीं है कि किसी और का ब्लड सैंपल दे दिया जाएगा और प्लेटलेट्स की फेक रिपोर्ट आ जाएगी, जाली रिपोर्ट तैयार करवा ली जाएगी। ऐसा मुमकिन नहीं है। और यह भी कहा गया है, यह भी फैसला किया गया है कि अगर नवाज शरीफ साहब अपने इलाज के हवाले से कोई रिपोर्ट्स देते हैं तो उन रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक किया जाएगा उन हॉस्पिटल से, उन डॉक्टर से, क्योंकि ये बात तो अब पूरे पाकिस्तान जानता है कि 25 माह में नवाज शरीफ साहब एक दिन के लिए भी हॉस्पिटल एडमिट नहीं रहे। उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाया, उनका कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई। यहां से ये बताया गया था कि उनकी कार्डिक इशू इस तरह का है कि अगर चंद घंटों में उनको लंदन ना पहुंचाया गया, चंद 2-3 दिन में वो पहुंच के उनकी ऑपरेट ना करवाया गया, सर्जरी ना करवाई गई, तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। आप अगर थोड़ा सा याद करें मारिया, नवंबर 2019 में ये भी खबरें चलाई गई थी कि नवाज शरीफ साहब जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे, वहां से उनको एम्बुलेंस जो है वो बुक करवा ली गई है, एम्बुलेंस में उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, हॉस्पिटल में बेड बुक करवा दिया गया है। यह भी बताया गया था कि डॉक्टर्स को कह दिया गया है जैसे ही मियां साहब पहुंचेंगे तो उनकी सर्जरी हो सकती है, उनका ऑपरेट हो सकता है, उनका प्रोसीजर हो सकता है। और फिर आपने देखा एक मौके पर यह खबर आई कि उनकी सर्जरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो कोविड की वजह से अवेलेबल नहीं है। 2 बरस गुजर चुके हैं, 25 माह गुजर चुके हैं, उन्होंने ऑपरेट नहीं करवाया। तो यह बड़ी डेवलपमेंट है। अब वो वहां पे फेक रिपोर्ट भी नहीं दे सकते क्योंकि पाकिस्तान जानता है उनका माजी, तो इसलिए फोरेंसिक उसको फोरेंसिक भी कराया जा सकता है, चेक करवाया जा सकता है उन रिपोर्ट्स को। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। जब लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये मामला जाएगा कि नवाज शरीफ ना अपने प्लेटलेट्स की रिपोर्ट दे रहे हैं, ना अपने हॉस्पिटल में एडमिशन की रिपोर्ट दे रहे हैं, तो ये साबित हो जाएगा कि वो बीमार नहीं थे। इसके साथ साथ एक और जो बड़ा फैसला है वो ये है कि जितने भी इनके रहनुमाओं के बयानात हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो हेल्थ उनकी फिट है तो वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनकी मुझे लगता है खुशियों को नजर लग गई है। जो डील की खबरें चल रही थी, जो तासुर था, उस वजह से मियां साहब की वापसी का कहा गया। लेकिन वो तो इन्होंने कह दिया कि वो वापस नहीं आ रहे, वो जब आएंगे तब पता चल जाएगा। नहीं, ये चंद लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी भी हाइप वही है। नैरेटिव बिल्डिंग भी तो होती है। हाइप यही है कि वो आ रहे हैं। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इस्तेमाल हो सकती है। ऑफिशियल ऐलान तो नहीं हुआ ना किस चीज का? वापस आने का। देखें, वापस आने का ऑफिशियल जो है वो तरदीद भी नहीं हुई। अगर ऐलान नहीं हुआ तो तरदीद भी नहीं हुई, लेकिन तासुर अभी तक यही है कि मियां साहब आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज ये ऐलान ही नहीं हुआ तो तरदीद किस चीज की होगी? देखें मारिया, अगर आपने नहीं देखा टीवी चैनल पर तो हैरत है, इतने लोगों ने बयान दिए नून लीग के कि मियां साहब आ रहे हैं। आप ट्वीट्स पढ़ें आज भी नून लीग के लोगों की, वो ट्वीट्स यही है कि मियां साहब आ रहे हैं और भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा और इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। फिर इसमें यह भी है, वो तो अनऑफिशियल टॉक होती है। इरफान कादिर साहब जो हैं, जो मरियम नवाज साहबा के वकील हैं, उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब की अदालत में खड़े होकर यह कहा था कि अगर आप गारंटी दें कि नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं होंगे तो वो वापस आने के लिए तैयार हैं। अगर इस प्रोसीडिंग को भी इस्तेमाल किया जाए और इस बयान को भी इस्तेमाल किया जाए तो यह साबित होता है कि वो बीमार नहीं है। तो अब उनके लिए पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, लंदन में नवाज शरीफ साहब के गिर्द तंग हो रहा है घेरा, और मुझे लगता है शरीफ खानदान की खुशियों को नजर आ गई है। और इमरान खान हुकूमत जो है वो एक ऐसा प्लान उन्होंने नया बनाया है कि नवाज शरीफ को मजबूरन या तो वापस आना पड़े या उनको लाया जा सके, या तीसरा यह है कि उनके पॉलिटिकल बयानिए को बड़े बुरे तरीके से जो है वो एक्सपोज किया जा सके, धचका दिया जा सके, झूठ साबित किया जा सके। ये प्लान भी है इस वक्त हुकूमत का। ये इस प्लान पे मेरा ख्याल है हम आगे चल के किसी प्रोग्राम में बात करेंगे कि इसमें जो कानूनी चीजें होने जा रही हैं इनमें कितनी जान है। अभी तो हम सिर्फ खबर दे रहे हैं ना, इसके ऊपर एनालिसिस फिर किसी प्रोग्राम में करेंगे कि हुकूमत किस हद तक इसमें कामयाब हो सकती है। ठीक है, मैं दिल की तरफ जाऊंगी। दिल, आप क्या समझते हैं ये जो पाकिस्तानी हाई कमीशन को एक बड़ा टास्क सौंपा गया है और ये कहा गया है कि इसके तमाम मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्या एक्टिविटीज हैं, और उन्होंने लास्ट 25 माह से इलाज करवाया भी है या नहीं करवाया, क्या एक्टिविटीज रही हैं, उस हवाले से हुकूमत इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। आप कितना बड़ा इसको इकदाम समझ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, और प्लस आपको लगता है कि क्या हुकूमत इसको इंप्लीमेंट कर पाएगी? देखें, नवाज शरीफ साहब ने एक पत्ता फेंका कि वापस आने के हवाले से एक सियासी माहौल बनाने की कोशिश की। अयाज सादिक साहब का बयान आया, इनके दीगर जो रहनुमा हैं उनके बयान आए, और माहौल ये बनाया कि जी नवाज शरीफ पता नहीं कितने बड़े इनकलाबी लीडर बन के जो है वो आने लगे हैं। ये बात उनको पड़ गई है महंगी। हुकूमत ने कहा जी आपने आना या नहीं आना, हम लेकर आते हैं। ये मैं समझता हूं कि एक सियासी मामला तो था ही, ये एक कानूनी मामला भी है, और इस कानूनी मामले पर रियासत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। क्योंकि हमने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी बात की कि ये क्या तमाशा है कि उनकी एक मुजरिम जो आईने पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकल गया, ठीक है उनकी सजाएं खत्म हो, मेरिट पे हो, आए वो फेस करें, जो भी है, लेकिन ये इसके असरात मुआशरे पे बहुत नेगेटिव पड़ते हैं कि एक ताकतवर शख्स है,
वो सिस्टम की आंखों में धूल झोंक के आईने पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से ही बाहर निकल गया, कुछ आपने बिगाड़ना है तो बिगाड़ लें। अब ये खेल शुरू किया नून लीग ने, लेकिन अब पड़ गया महंगा, क्योंकि हुकूमत ने ये जो फैसला किया है, सदीक जान साहब ने जो गुज़िश्ता रोज भी खबर ब्रेक की, आज भी जो इन्होंने खबर ब्रेक की, और उसके बाद ये आज की डिबेट बन गई, ये सदीक जान साहब की एक्सक्लूसिव खबर जो थी कि देखें आज की जो खबर है इनकी कि बरतानिया में तहकीकात करने का फैसला, यानी हाई कमीशन वहां जाकर ये तहकीकात करेगा, उनका अमला जो है कि इन्होंने 25 माह में करते क्या रहे हैं वहां पर, इनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो हैं क्या असल में, वो लिंक्ड है यहां पर जो कल सदीक साहब आपने खबर ब्रेक की थी, अदालती मामले से लिंक्ड है ये, क्योंकि आपने अदालत में जब केस को एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि अब ये मामला अगर हुकूमत ने तय कर लिया है कि हाई कोर्ट में जाना है, लाहौर हाई कोर्ट में अगर हुकूमत ने यह तय कर लिया है, तो फिर वहां जाकर अब दूसरी जानिब से भी आर्गुमेंट्स आएंगे। अब हो सकता है कि वो मियां, अब चूंकि ये हुकूमत ने स्टेप ले लिया ना, अब हो सकता है कि शरीफ खानदान या PMLN जो है अब ये माहौल बनाना शुरू कर दें, जी मियां साहब की तबीयत जो है अभी इतनी साजगार नहीं है वापस आने के हवाले से, अभी उनका इलाज चल रहा है, फलां ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन हुकूमत ने भी अब ऐलान कर दिया है, देखते हैं हुकूमत जो है वो अदालत में जाकर क्या करती है, क्योंकि इनको वो एस्टैब्लिश करने के लिए ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि बरतानिया से एविडेंस लाकर अदालत में पेश करने हैं। फिर इसमें ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए ही मुश्किल वक्त नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए भी है कि आपने तहरीरी तौर पर जो है अदालत को आगाह किया है। गारंटी दी थी। अच्छा, एक गारंटी तो ये दी कि वो वापस आएंगे, दूसरा मामला है अदालत से गलत बयानी का। अदालत से गलत बयानी एस्टैब्लिश हो जाएगी अगर वहां 25 महीने की तमाम इनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनका कोई एनालिसिस सामने आ जाता है। फिर दूसरी बात यह है, एक और किरदार है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है, मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में शायद इस पे भी बात होनी शुरू हो जाए, वो डॉक्टर अदनान साहब जो हैं, वो जो अचानक नमूदार होते हैं वो गायब हो जाते हैं। ये सारे सैंपल तो इकट्ठे वो कलेक्ट करके वो देते रहे, ये सैंपल ये लेते रहे, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स आके सैंपल नहीं लेते थे, बल्कि सैंपल यहां से जो दिया जाता था वहां पर जाकर मुख्तलिफ लेबोरेटरीज में जाकर टेस्ट होता था। तो उस सैंपल में क्या हेर फेर होती रही, उनको भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला देखें, ये आइन और कानून के साथ मजाक है, तमाशा है, इसकी अपने सियासी इसकी मामलात अलग हैं इस मामले के। लेकिन आसिफ सईद खोसा साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि आईने पाकिस्तान की हदूद से ही एक शख्स बाहर चला जाए, क्या इसकी कोई नजीर है? लेकिन ये मुमकिन कर दिखाया फिर शरीफ खानदान ने, जैसे तैसे किया, मुमकिन कर दिखाया, और जैसे मुझे देखता रह गया। शो में बात कर रहे थे कि किस तरह से सिस्टम को फेल किया जा रहा है उनकी जानिब से। सिद्दीक, हुकूमत इस वक्त क्या ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनको रेज कर रही है इस केस के ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हुकूमत का सबसे पहला और मरकजी नुकता यह होगा कि नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर भेजा गया था और वो इलाज नहीं करा रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये कहा जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी कि अगर इस सेहतमंद होंगे, ठीक होंगे, तो वो वापस आएंगे, उनको वापस लाने की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब की होगी। तीसरे नंबर पर पॉइंट ये उठाया जाएगा कि नवाज शरीफ जो कहते हैं कि वो बीमार हैं, लेकिन वो इलाज तो नहीं करवाते, लेकिन उनकी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज वहां पर रही हैं, जो उनकी मुलाकातें रही हैं, उसको भी दरखास्त का हिस्सा बनाया जा सकता है। हमदुल्ला मुहिब से वो मिले और जिन लोगों से मिले, ये चीजें भी अदालत के सामने रखी जा सकती हैं कि देखें जी, और ये देखें, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पॉलिटिकल नैरेटिव को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए होती हैं। ये भी कोई बईद नहीं है कि वफाक अपनी दरखास्त में वो तस्वीरें भी लगा दे जो उनकी पिज्जा खाते हुए, जो उनकी बर्गर खाते हुए, जो उनकी कॉफी पीते हुए। अब सुनने वाले कहेंगे यार ये क्या अजीब बात है कि पिज्जा खा रहे हैं या वो जो है वो कॉफी पी रहे हैं, वो कहीं घूम फिर रहे हैं पार्क में, इसका क्या इंपैक्ट है? इसका इंपैक्ट है, ये उस वक्त रिमार्क दिए गए थे जज साहब की जानिब से कि कल को अगर वो इलाज नहीं करवाएंगे, वो वहां पर घूम फिर रहे होंगे, तो आप भी हमारे सामने आ जाएंगे। ये रिमार्क्स दिए गए थे, ये रिमार्क्स मैं निकाल के लाऊंगा आपके सामने, क्योंकि 2 साल पुरानी बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये बात कही गई थी। आप ये देखें, जब कोविड का पीक था यूके के अंदर, उस वक्त भी मियां साहब घूम फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कॉफी पी रहे थे, बगैर मास्क के फिर रहे थे। और फिर मरियम औरंगजेब साहिबा ने क्या कमाल उन्होंने मुझे वो लॉजिक दी थी। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स ने कहा है मियां साहब को कि आपको ताजा हवा की जरूरत है, आप हवाखोरी करें, आप बाहर घूमे फिरें, इसलिए वो बाहर फिर रहे हैं, और बगैर वो मास्क के फिर रहे थे। बल्कि खुद जो अयाज सादिक वो हैं, एहसन इकबाल साहब, आई थिंक उन्होंने ये तनकीद की थी जब मियां साहब इर्द गिर्द लोग मास्क के बगैर थे, तो उन्होंने तनकीद की थी कि ये क्या हो रहा है कि मास्क के बगैर लोग खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें
जो है वो अदालत के सामने रखी जाएंगी। सबसे बड़ा इम्तिहान और शहबाज लाहौर शरीफ के हवाले से क्या कोई कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया गया हुकूमत की तरफ से? देखें, ये जब लाहौर हाई कोर्ट से ये चीज साबित हो जाएगी कि शहबाज शरीफ अपने भाई को लाने में नाकाम हो गए और शहबाज शरीफ ने जो गारंटी दी थी वो गलत साबित हो गई है, वो झूठी साबित हो गई है, और शहबाज शरीफ का पूरा वो बयान हल्फी झूठा साबित हो गया है। जिस बयान हल्फी में उन्होंने कहा था कि उनके भाई बीमार हैं और उनके भाई को वापस लाने के हवाले से वो इकदाम करेंगे। ठीक है नाजरीन, ब्रेक का टाइम है। अब इस में ही पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है, बिकॉज हुकूमत ने तो फैसला ले लिया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन का एक अमला सरप्राइजिंग तौर पर जाएगा वहां पर और ये तमाम एक्टिविटीज को जो नवाज शरीफ साहब की गुज़श्ता दिनों में रही हैं उनको भी नोट करेगा और फिर एक रिपोर्ट भी जमा करवाएगा। फिर आगे पता चलेगा कि क्या इस केस में डेवलपमेंट होने जा रही है। ब्रेक का टाइम है नाजरीन। अब ब्रेक के बाद बात करेंगे कौमी सलामती पॉलिसी का मुसवदा पेश ना होने पर सेनेट में अपोजिशन तो एहतजाज करती रही, लेकिन आखिर ये कौमी सलामती पॉलिसी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें आखिर मेजर क्या कंटेंट्स हैं, उस पर बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को दस्तावेजी शक्ल दे दी गई है और 7 साल की मेहनत के बाद मुल्क की तारीख की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूर हो चुकी है। मंजूर की गई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आखिर है क्या, लेकिन उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का मसवदा सेनेट में पेश ना होने पर ऑपोजिशन ने आज वॉकआउट भी किया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम का टाइम दिया। सबसे पहले बताइएगा ये कितना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है जो 7 साल की मेहनत के बाद फाइनली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है हुकूमत की तरफ से? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है बहुत अहम पॉलिसी है क्योंकि ये एपेक्स पॉलिसी है, एक ऐसा फ्रेमवर्क फ्राहम करती है जिससे बाकी तमाम पॉलिसीज जो है वो फ्लो करती है नीचे। ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिसी थी नहीं पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी मौजूद थी, प्रॉपर रिटन फॉर्म में भी गाय बगाए आती रही, डिफेंस पॉलिसी मौजूद है, उसका डॉक्यूमेंट मौजूद है, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, लेकिन इन तमाम पॉलिसीज को एक डायरेक्शन देने के लिए, आपस में की कोऑर्डिनेशन के लिए एक मदर पॉलिसी की जरूरत थी जो कि मौजूद नहीं थी। मेरा मतलब डॉक्यूमेंट्स के शक्ल में मौजूद नहीं थी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी थी ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये पॉलिसी कोई इस गवर्नमेंट का एफर्ट नहीं है, वो कि ठीक है सेहरा इन्हीं के साथ जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अभी आई है। 2014 से इस पर काम शुरू हुआ था, खुद मोइज यूसुफ साहब ने इस बात का इकरार किया है। तो मेरे ख्याल सरताज अजीज साहब के जमाने में शुरू हुई, उसके बाद जनरल नासिर जंजुआ ने काम किया, मैंने खुद इस पर काम किया जब मैं थोड़ी देर के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था और कंप्लीट डॉक्यूमेंट फॉर्म में मैं इसको काम किया है। तो ये बताइएगा कि इसके अंदर क्या क्या मेजर एस्पेक्ट्स कवर किए गए, क्योंकि जैसे मैं नेशनल सिक्योरिटी प्लान पढ़ रही थी उसके अंदर भी सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एजुकेशन के हवाले से चीजें थी, बट इसमें सुनने में आ रहा है कुछ इकोनॉमी के हवाले से फूड सिक्योरिटी को भी एडअप किया गया है। जी इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी इस फाइनल हालत में तो मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं कोई ऐसे और कुछ चीजें रिपीट भी नहीं हो सकती। अलबत्ता ये जो बड़ा अच्छा इसमें एस्पेक्ट है कि जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, ये सारी चीजें इसमें शामिल है और इन पर बाकायदा एक डायरेक्शन जो है वो दी जाएगी। और मेरा ख्याल है प्रॉपर टाइम लाइन के साथ कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल कि हमें अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ पर इतने सालों के अंदर कंट्रोल करके इस लेवल पर इसको लेकर आना है और इसके लिए इकदाम फिर आगे साफ मिनिस्ट्री करेगी जो भी होगी। तो एक किस्म की गाइडलाइन जो है बड़ी सॉलिड इसमें आपको नजर आएगी, मौजूद होगी। और असल इसका जो मैं आपको समझाने के लिए छोटी सी बात कर दूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इकोनॉमी अपनी बढ़ाने के लिए किसी 3 मुल्कों के ग्रो की तरफ देख रहे हो, अपनी फॉरेन पॉलिसी में आप राइट की तरफ देख रहे हो और आपकी डिफेंस पॉलिसी किसी और से हथियार खरीदने के बारे में सोच रही हो। इन तमाम चीजों को मजबूत और कोऑर्डिनेट करने के लिए इस पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। चल साहब, मईशत जो है ये इसका महवर नजर आती है, अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं, और मईशत जो है ये नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा अहम पार्ट है। तो अब ये मुआशी मामलात को क्या हुकूमत के अलावा अब पूरी रियासत इस मामले में इन्वॉल्व होगी? देखिए मेरा ख्याल है होना चाहिए। और ये जो आप बात आजकल कही जा रही है ना जी, अभी जियो इकोनॉमिक्स का दौर है और अभी इकोनॉमी आगे आ गई है,
बहन और भाइयों, ऐसा नहीं है। जब से इंसान ने होश संभाला है, पत्थर के जमाने से आज तक, इकोनॉमी ही ड्राइविंग फोर्स है। इकोनॉमी ही की खातिर सब कुछ, रिसोर्सेज के लिए किया जाता है सब कुछ। पहले ठीक है शिकार एक इकोनॉमी था, बाद में एक और इकोनॉमी के चीजें शामिल हो गई। तो ये एक मिसनॉमर है, ये गलत है कि जी अब हम इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो देंगे। इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दिए बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक चीज मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा, जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटेजी, जियो पॉलिटिक्स, इनको अलग थलग नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे अगर आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे मुल्कों के साथ, तभी आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर आप अपने आप को ब्रिज बनाएंगे, रास्ते खोले रखेंगे, लोग आए जाएंगे जियो स्ट्रेटेजी के साथ, तभी आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी। तो ये किसी का कहना है कि जी अभी हमारा फोकस हो गया इकोनॉमी के ऊपर, जैसे कि पहले किसी और के ऊपर फोकस था, ये मेरे ख्याल थोड़ा सा गलत। इसमें मुझे खदशा है। खदशा ये कि ऐसा ना हो कि, हाँ जी खदशा बता देता हूँ। खदशा ये है कि जी छोड़ो कश्मीर को, इसने तो बर्बाद कर दिया हमें, आप तजारत करो हिंदुस्तान के साथ और आगे बढ़ो। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं जी। जो बार बार जोर दिया जा रहा है, इसमें हो सकता है कि इस किस्म की बात हो और इसमें हमारे काफी सारे लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, आपने बात की कि पॉलिसीज हमारे पास थी, लाइक फॉर एग्जांपल इकोनॉमी की या फॉरेन पॉलिसी या डिफरेंट पॉलिसीज हमारे पास एग्जिस्ट करी थी। अच्छी बात हुई है कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत तमाम चीजें अंडर वन एम्ब्रेला आ गई हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, जैसे आपने पहले भी कहा, पॉलिसीज तो मौजूद थी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। तो क्या इस बार ये गारंटी है कि इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो पॉलिसीज बनती थी उन पे किसी न किसी हद तक इम्प्लीमेंटेशन होती। फॉर एग्जांपल मैं तो डिफेंस पॉलिसी के मतलब आपको बता, नेशनल एक्शन प्लान की बात करें, 20 में से 11 पॉइंट्स कंप्लीट हुए, बाकी तो हुए नहीं। जो आप सही कह रही हैं। देखिए, जहां जहां भी कोई इदारा एफिशिएंट होगा, उसको जो पॉलिसी थमाई जाएगी वो तो उसके ऊपर अमल करेगा। लेकिन जहां जहां इंटरफेरेंस होगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी और पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान उस इदारे को कहा जाएगा नहीं आप तुम ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, इसकी पोस्टिंग उधर कर दो, इसकी प्रमोशन कर दो, तो फिर तो कोई भी इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन नहीं है। मैं तो बड़ी बुनियादी बात कहा करता हूं, अगर आप लाल बत्ती को क्रॉस करने पे लोगों को में कामयाब हो जाएं, तो मैं समझूंगा कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस है। जब आप एक बुनियादी चीज ही इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो बड़ी चीजें इम्प्लीमेंटेशन की तो फिर बात की बात है। अच्छा जनरल साहब, ये बताइए कि एहसान इकबाल साहब ये कह रहे हैं जी ये तो पॉलिसी हम पहले इसको डॉक्यूमेंट कर चुके थे, दस्तावेजी शक्ल में लाए जा चुके थे, वो शायद इसको कंफ्यूज तो नहीं कर रहे नेशनल एक्शन प्लान के साथ या किसी और पॉलिसी के साथ? क्योंकि ये पॉलिसी तो 7 साल की मेहनत से, जिसमें आप जैसी शख्सियात का बड़ा किरदार है, उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, अब जाके डॉक्यूमेंट हुई है। जी, मेरा ख्याल है कि वो मुझे नहीं पता कौन कौन इसको कंफ्यूज कर रहा होगा। पहली बात, इसका जो नाम है ना, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ये थोड़ा से पैदा करता है भाम इसमें कि शायद इसका ताल्लुक डिफेंस से है या कोई सिक्योरिटी रिलेटेड चीजों से है। और हमारा जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि कुछ लोगों का जो वो मुनासिब नहीं है। जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, NISP, वो वाकई पहले बन चुकी है। नेशनल एक्शन प्लान जिसका इंटरनल सिक्योरिटी से ताल्लुक है, वो भी पहले बन चुका है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये तो एक बहुत हायर लेवल का फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारी चीजें और शामिल है। तो ये अगर कोई दावा करे कि जी ये हम भी बना, इसमें मैं तो पहले कह चुका हूं कि इसके अंदर जो इनपुट है वो पीपल पार्टी की भी है, वो नून लीग की भी है, वो एस्टेब्लिशमेंट की भी है, और फाइनल शक्ल अभी इस दौर में आई है। तो उन सबकी इसमें इनपुट है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस किस्म की पॉलिसी पहले भी मौजूद थी, जुबानी मौजूद थी। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क को दरपेश खतरा कौन सा है? जिस तरह मईशत की बात आजकल सबसे ज्यादा की जाती है, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल भी है, इसमें फूड सिक्योरिटी भी है, आपका क्या एनालिसिस है इस हवाले से? सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? मेरा अगर मुझसे पूछें तो एक खतरा जो कि 2 हिस्सों में है, वो है, एक है इंटेग्रिटी, इंटरनल कंसोलिडेशन, कि जो हमारे टूट फूट अंदरूनी है, और इसकी वजह जो है परसेप्शन मैनेजमेंट बाय द एनिमी, कि दुश्मन हमें बावर करवा रहा है कि तुम तो तोड़ फोड़ टूटे फूटे लोग हो, किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे घुटने लगे हुए हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, हाथ बांध लो, बस जो कहते हैं वो मानते जाओ। ये सबसे बड़ा खतरा है, तमाम खतरात की मां है ये खतरा, परसेप्शन मैनेजमेंट, इंटरनल डिसइंटीग्रेशन की तरफ जो हमारे रोजाना। जन साहब, आज सेनेट में भी इस पे काफी एहतजाज किया है जी, पॉलिसी पेश नहीं की।
इस तरह के मामलात पे एहतजाज करने की बजाय मिल बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले अनाउंस तो कर चुकी है, जाहिर है इससे पहले मुतलका कमेटी से मंजूर होने के बाद कल काबीना ने मंजूर किया, उसके बाद ये पब्लिक हो जानी है। तो इस तरह के मामलों को पॉलिटिसाइज करने पर आप क्या कहेंगे? सर, इसी में अगर मैं भी ऐड कर दूं, मेरा थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि अगर ऑपोजिशन से भी इस पे राय ले ली जाए तो क्या ही बुरा है। जी, पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि ऑपोजिशन की इसमें इनपुट ऑलरेडी मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया ये 2014 से चल रही है और ये तमाम जो लोग अभी ऑपोजिशन में इनकी इनपुट बिल्कुल मौजूद है हर सूरत में। और दूसरी बात ये है कि इसके कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि किसी भी सूरत में आम डिस्कशन में नहीं लाए जा सकते। आप भी उसको समझते हैं, मैं भी उनको समझता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट भी हैं जिन पे मुशावरत की जा सकती थी और की जानी चाहिए थी। और वो तरीकाकार यही होता है, आपको पता है कि जो ये कमेटीज होती हैं सेनेट की, इनके सामने पेश की जाती है। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी एक इसी किस्म का इदारा है, वो कि इसके अंदर शायद ऑपोजिशन के उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसमें कोई हर्ज ना होता अगर इसके वो हिस्से जो कि जिन पे बातचीत हो सकती है वो बातचीत कर ली जाती, जैसे एजुकेशन है, जैसे हेल्थ है, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल है, एनवायरनमेंट है, और बहुत सारी चीजें उन पे हो सकती थी और कर लेनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया में होता ही है कि जब गवर्नमेंट आप इलेक्ट कर देते हैं, वो रिप्रेजेंट करती है लोगों को, तो वो अपने मैनिफेस्टो के तहत आगे चलने के लिए बहुत सारी हर चीज में मुशावरत नहीं करती। वो समझती है कि हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस हिसाब से आगे चलती है। तो कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर ह्यूमन किराए की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल। सर, ये बता दीजिए कि अब मैं मईशत की इसलिए दोबारा बात करूंगा क्योंकि मईशत पर ही इस वक्त हर बंदा अगर अफेक्ट हो रहा है, इसी से हो रहा है। गवर्नमेंट का भी जो फोकस नजर आता है इसी पे आता है, रियासत का फोकस इसी पे नजर आ रहा है। तो इसमें क्या ऐसी चीज नई एक आम आदमी पूछता है कि ये पॉलिसी आ गई, डॉक्यूमेंट हो गई, ठीक है, तहरीरी शक्ल मिल गई, लेकिन इसमें ऐसा क्या होगा कि कोई मसाइल का हल निकलना शुरू हो जाएगा? ठीक है, कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले जब इकोनॉमी जब से ये गवर्नमेंट आई है चल रही है, तो एक तासुर ये भी है कि इसे रियासत की सपोर्ट है बाहर से। जब इंटरनेशनल लेवल पर, जब मुआशी लेवल पर कोई हमें मदद मिलती है, तो उसमें जो इदारों का किरदार भी होता है, उसमें उनका अपना एक रोल भी होता है, वो असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को। तो अब क्या ऐसा नया हो जाएगा? जी, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ साहब, जरा अब होगा कैसे वो तो, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट अभी मैंने पढ़ा भी नहीं है और सामने आया भी नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे आपकी इकोनॉमी का ज्यादा इन्हिसार वेस्ट पर हो अगर, और आपकी फॉरेन पॉलिसी कह रही हो कि आप ईस्ट की तरफ अपनी तवज्जो दें, तो हो सकता है कि फिर ये फैसला हो गया हो इस पॉलिसी में कि अभी हमें क्या करना है। क्या किसी एक ब्लॉक को फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि अब ये तमाम चीजें अंडर वन अम्ब्रेला आ गई हैं, तो फिर तो हमें शायद किसी एक ब्लॉक को ही फॉलो करना पड़ेगा। आगे जरूरी नहीं है, हो सकता है इसमें ये लिखा हुआ हो कि आप एक ब्लॉक को फॉलो ना करें, बल्कि जहां से भी आपको इकोनॉमिक फायदा नजर आता है आप उस इकोनॉमिक फायदा हासिल करें और अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि आप मैक्सिमम लिवरेज हासिल करें इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए। तो ये हो सकता है कि इस किस्म की कोई बात उसमें हो जिसका मुझे अंदाजा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये इसकी कोऑर्डिनेशन अगर हो जाए तो कितना फायदा हो सकता है। सर, जब आप इसकी जब ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म इख्तियार कर रहा था, बिकॉज आपने कहा है कि आप इसमें रोल प्ले कर चुके हैं, कुछ इनपुट दे चुके हैं, तो आपने किन किन एस्पेक्ट को उस वक्त देखा था? जी साहब, जरा कि जहां तक तो डिफेंस के मामला थे और फॉरेन पॉलिसी के मामला थे वो तो किसी हद तक पहले ठीक ही चल रहे थे। मैंने भी सबसे ज्यादा जोर इस बात पे दिया था कि जब तक आप अपने अवाम की वेलफेयर और सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, और मैंने वेलफेयर और सिक्योरिटी का, और बाकी लोग भी यही कहते हैं कि जब तक आप उनको से एजुकेट नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, उनकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखेंगे, उनको वक्त के ऊपर इंसाफ नहीं मिलेगा, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो ये एम्फेसिस था और मेरे ख्याल यही एम्फेसिस आपको मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, अपने प्रोग्राम को टाइम दिया। मैं इस पे सिद्दीक आपका भी एक चाहूंगी कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि पहली दफा बहुत टाइम से काम तो हो रहा है, ऑपोजिशन का कहीं ना कहीं इनपुट तो इसमें रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं, जिस तरह से भी जनरल साहब ने एक्सप्लेन भी किया कि हर एस्पेक्ट को इसमें डिस्कस किया है, इकोनॉमी की बात हो, फूड सिक्योरिटी की बात हो, हेल्थ की बात हो, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो, तो हर चीज को इसमें डिस्कस किया गया है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो कितना इसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी और सिक्योरिटी में कितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है?
देखिए, चीज़ें जहां उन्होंने ख़त्म किया था मैं वहीं से उसको कंटिन्यू करूंगा। जो उन्होंने इंसाफ की बात की, हम रोज़ाना अदालतों में जाते हैं, हम देखते हैं सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का बड़े 3 मसाइल में से एक मसला इंसाफ की फराहमी है। मसला यह है कि पाकिस्तान में हर तरह की 2 नंबरी, फ्रॉड, धोखा, जुल्म, ज्यादती, कत्ल, ये सारे मामला पाकिस्तान की अदालतों में जाते हैं, लेकिन साल लग जाते हैं, कई दहाइयों कई केसेस में लग जाती हैं। आप देख लें कि अगर आपके घर पे, आप अपने घर में बिल्कुल जायज़ तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो आपने जाके और फिर मैं उससे महंगा वकील खड़ा करना है। ज्यादती भी आपके साथ हो रही है कि आपके घर पे कब्जा हो गया है, आप हक पे थे और आपने परले से महंगा वकील करेंगे तो वो, और उसके बाद फिर कई दहाइयाँ केसेस चलते हैं। इंसाफ की फराहमी बड़ा मसला है, ब्यूरोक्रेसी के रवैये का बड़ा मसला है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन का बड़ा मसला है। मसला यह है मुल्क को चलाना है ब्यूरोक्रेसी ने। यहाँ पे आपकी ब्यूरोक्रेसी के हालात आपके सामने है, करप्शन है, नाअहली है, फिर रिएक्शन है। इमरान खान साहब ने आगे कहा कि हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे 2 नंबर और करप्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको, ब्यूरोक्रेसी इकट्ठी होगी, उन्होंने कहा फिर आप चला के दिखाएं मुल्क। मसाइल बहुत ज्यादा हैं, अदलिया का मसला है, ब्यूरोक्रेसी का मसला है, जहां तक मुआशी मसाइल हैं वहां पे हमें एक कौम नहीं बनने दिया जाता, बनाया नहीं जाता। देखें आप, अगर पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उसकी एक वजह इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं वो हैं, या अमेरिका के साथ जो हमारा मसला चल रहा है उस वजह से IMF, FATF चल रहे हैं। देखिए, सिर्फ FATF की ग्रे लिस्ट में होने की वजह से आपको बहुत बड़ा मसला है। आपके बड़े बड़े इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, उनका कि खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट में, वो हमारी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगी। जो आते भी हैं तो उनको अगर जो है वो इंश्योरेंस वगैरह करानी है वो बहुत महंगी होती है। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में होने की वजह से मसाइल बहुत सारे हैं। अल्लाह करे कि ये जो आप पॉलिसी बनी है इसके ऊपर, इसको एग्जीक्यूट करने के हवाले से, इसको इंप्लीमेंट करने के हवाले से कोई टाइमलाइन रखी जाए, चेक किया जाए। इत्तफाक़े राय पैदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इत्तफाक़े राय पैदा नहीं होगा तो ऑपोजिशन उसको बार बार अपोज ही करती रहेगी। ऑपोजिशन और हुकूमत जब किसी नेशनल मसले पर एक साथ नहीं होगी तो किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे? ये एक पेज पे नहीं आ सकते हुकूमत और अपोजिशन, क्योंकि देखिए नून लीग इस वक्त क्या कह रही है, वो कह रही है हम एक ही सूरत में फौज से राजी हैं कि फौज हमें ले आए। अब मुझे बताएं, अगर फौज नून लीग को ले आती है तो क्या इमरान खान आराम से बैठ जाएंगे? मसला तो यहाँ पे ये है, तीनों में से जो पार्टी अगली बार इक़्तिदार में आएगी, दोनों अगले हमेशा जो है वो सड़कों पे रहेंगी, एहतजाज करती रहेंगी, इलेक्शन को मानेगी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने कौम नहीं बनाया, एक हजूम सा है, कोई किसी तरफ लेके चल रहा है, कोई किसी तरफ लेके चल रहा है। हमें अंदाजा ही नहीं है कि अगर अमेरिका को ललकारने की वजह से, या अमेरिका को ललकारा नहीं भी सही, एब्सोल्युटली नॉट कह के चले ये कहेंगे हमने उनकी गुलामी का इनकार किया, उस वजह से हम सफर कर रहे हैं, लेकिन कौम को इस चीज का इदराक ही नहीं है, ना कोई एहसास दिलाया जा रहा है। अच्छा अदिल, ये तो टाइम बाउंड क्यों है? 2022 से 2026 तक क्यों इसको टाइम बाउंड क्यों किया गया है? इसको आगे फर्दर हमेशा के लिए इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, टाइम बाउंड ना करते तो वक्त के तकाजों के साथ अपनी पॉलिसी में जब आपको तब्दीलियां लानी होती हैं तो फिर जी ये कहा जाता है देखें जी वो पुरानी पॉलिसी जो है उसको तब्दील कर दिया गया, उससे यू टर्न ले लिया। तो पॉलिसी का टाइम फ्रेम ही होना चाहिए। हमारे कवानीन जो बनते हैं उसमें अभी तक पाकिस्तान में बहुत से ऐसे अहम कवानीन हैं जो अंग्रेज दौर से चलते आ रहे हैं। किसी ने जहमत ही नहीं की उन कवानीन को अपडेट करने के हवाले से, उनको अपग्रेड करने के हवाले से, उनमें तरमीम लाने के हवाले से, वक्त के तकाजों के हवाले से। इवन आज भी जो फौजदारी कवानीन है, यानी क्राइम्स के तरीके बदल गए हैं, जुराइम के तरीके बदल गए हैं। अब जाके इस दहाई में जाके वो तब्दीलियां हो रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इस तरह की जो जदीद चीजें जो मगरबी दुनिया में बहुत पहले आ चुकी थी। तो इसीलिए ये पॉलिसी का भी एक टाइम फ्रेम जो दिया जाना खुशाइंद है, ताकि क्लैरिटी के साथ इस टाइम पीरियड के अंदर अपने अहदाफ जो हैं वो पूरे किए जा सकें। एक जनरल पॉलिसी बना के इसको छोड़ ना दिया जाए, बल्कि टाइम फ्रेम बना के उसमें अपने जो अहदाफ हैं उनको इस वक्त में पूरा किया जाए। आगे जो नई गवर्नमेंट आए, उस वक्त की जो गवर्नमेंट हो, जो भी उस वक्त गवर्नमेंट बैठी हो, वो उस वक्त के हालात के मुताबिक अपने रिसेंट जो माजी करीब के जो तजर्बात हैं उनकी रोशनी में फिर आगे नई पॉलिसी बनाए। और ऑपोजिशन का वॉकआउट किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, अपोजिशन जो है वो सियासत ज्यादा करती है। जब मिल बैठने की बात करें तो मिल बैठना होता नहीं है। बड़ी से बड़ी तकर्रियों का मामला हो उसमें चीजों को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, मामलात इस नहज पे ले जाते हैं कि बैठने का माहौल ही ना रहे। और उसके बाद जी आज यहां क्यों नहीं पेश की, जी सेनेट में क्यों नहीं पेश की, कौमी असम्बली में क्यों नहीं पेश की। गवर्नमेंट अपना लाएअमल इस हवाले से दे चुकी है कि ये पहले कमेटी ने मंजूर करना था, फिर काबीना में आना था, काबीना ने मंजूर करना था, उसके बाद इसने जब पब्लिक होना है तो उसके बाद इस पर डिबेट होती रहेगी। अब इस चीज को आप मुतनाज़ा बना रहे हैं, कौमी मामला है, उसको खुदारा सियासी रंग ना दें।
ठीक है नाज़रीन, अब ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाज़रीन देखेंगे समंदर पार पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर क्यों ख्वार हो रहे हैं। जो नई इमिग्रेशन की पॉलिसी आई है वो किस तरह से तंग कर रही है और किस तरह से उसने जो आलमी कवानीन है उनकी धज्जियां बिखेरी हैं। इसको बात करने के लिए हमारे साथ ब्रेक के बाद परवेज इकबाल दूसरे साहब भी होंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे कि क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, हमने कल प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी आ रही है उससे किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खतरा बढ़ रहा है, उसके साथ साथ किस तरह से जो समंदर पार पाकिस्तानी है वो एयरपोर्ट्स पर ख्वार हो रहे हैं, और उसके साथ साथ किस तरह से जिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर पोस्ट भी किया गया है। बहुत इशूज इस वजह से क्रिएट हो रहे हैं। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन परवेज इकबाल उसर साहब भी। पाकिस्तान समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज भी कहा जाता है इनको, इस हवाले से बहुत चीजों को डील भी करते हैं। लेकिन उससे पहले दिल मैं आपकी तरफ आऊंगी, पहले हल्का सा बैकग्राउंड दे दें। जो FIA की तरफ से ये इमिग्रेशन पॉलिसी आई है इसकी वजह से हो क्या रहा है बेसिकली। देखें, वजीर आज़म इमरान खान का सबसे ज्यादा फोकस जो वो बात करते हैं वो जी आता है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करने के हवाले से जो पोर्टल बनाया गया है उसमें भी समंदर पार पाकिस्तानियों की शिकायतों के अंबार लगे होते हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की जमीनों पे पाकिस्तान में कब्जे हो जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हुकूमत की तवज्जो है, आप इंटरनेट वोटिंग के राइट्स देने जा रहे हैं। लेकिन जब कोई समंदर पार पाकिस्तानी अपने वतन वापस आता है और वतन वापस आने के बाद सबसे पहला इस्तकबाल जो उसको मिलता है, जो उसकी तज़हीक की जाती है और जो उससे बर्ताव किया जाता है, वो एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर से शुरू होता है। वो इस तरह शुरू होता है कि जब FIA के जो इमिग्रेशन के जो अमला है वो इमिग्रेशन का अमला सबसे पहला प्रोसेस वहां से शुरू होता है। उसके बाद सामान लेना, चेक करवाना, वो चीजें, वो स्टेजेस बाद की होती हैं। उसमें भी अगरचे उनको ख्वारी का सामना करना पड़ता है, ऐसे सिस्टम्स हैं यहां पर। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो चीजें सामने आ रही हैं वो FIA अमले की तैनाती है इन काउंटर्स के ऊपर। और जराए ये बता रहे हैं, FIA जराए ये बता रहे हैं कि FIA इस हवाले से बेबस है कि पॉलिसी ऐसी है कि रोटेशन में अब वो अफसरान बचे ही नहीं जो तजर्बाकार थे। अब उन अफसरान को, उन अहलकारों को बिठा दिया गया है जिनके पास बुनियादी नॉलेज ही नहीं है। आमतौर पर इन अहलकारों को तरबियत दी जाती है क्योंकि हसास तरीन मामला होता है। समझ लें कि ये बॉर्डर पर बैठे हुए हैं कि मुल्क के अंदर आने पे सबसे पहले एक ये लेयर है, उस लेयर का ये आलम है कि वो तरबियत के बगैर बिठा दिए गए हैं। FIA जराए ये बताते हैं कि जब इन एहलकारों की तरबियत होती है आमतौर पर, तो उस तरबियत में गैर मुल्की सफारत खानों का अमला आकर इनको बताता है कि हमारे वीजों के ये सिक्योरिटी फीचर्स हैं, आपने ये चेक्स रखने हैं। और इनको तो उन वीजों के सिक्योरिटी फीचर्स तो दूर की बात, अब जो इस वक्त अमला इस्लामाबाद में खासतौर पर जो बैठा हुआ है, इनको पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड और POC के मामलात में फर्क करना भी मुश्किल हो रहा है। इनके इल्म का ये आलम है। और खास तौर पर बेसिक ट्रेनिंग नहीं है ना उनके पास, तो बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं है और बुनियादी ट्रेनिंग ही नहीं है। और इनके जो इंचार्ज साहिबान एयरपोर्ट्स पे बैठे हुए हैं, खासतौर पे मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात करूंगा, उन इंचार्ज साहिबान का भी ये आलम है, उनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और ऐसे मनाजर देखने को आ रहे हैं एयरपोर्ट्स पर कि 15-15, 20-20 मिनट एक पैसेंजर पे बाज़ लग जाते हैं। वो अफसर से पूछने जाता है, अफसर को भी मालूम नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न खुद FIA के अंदर भी पाया जा रहा है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन ये रोटेशन पॉलिसी ऐसी आई है कि अब ये नए लोगों को बगैर ट्रेनिंग के ही इतनी अहम ओहदों पर या इतनी अहम जगह पर बिठा दिया गया। ठीक है परवेज इकबाल साहब, ये तमाम गुफ्तगू आपने अदील वराइद साहब की सुनी है। FIA इमिग्रेशन एहलकारों का जो रवैया है समंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से, वो इस वक्त कहा जा रहा है कि अजियत बन चुका है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस हवाले से समंदर पार पाकिस्तानी। क्या इम्पैक्ट वहां पर आप देख रहे हैं इस हवाले से? थैंक यू जी। सबसे पहले तो आपने जो इंट्रो में कहा, स्पेशली दील वराइद साहब ने, आप तो हमारे ओवरसीज 1 करोड़ पाकिस्तानियों के स्पोक्स पर्सन हैं। आपने ये जो निशानदेही की है, ये पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से बहुत ही ज्यादा शिकायत आ रही हैं। जो वराइद साहब ने कहा कि उन लोगों को नायकोप और ओवरसीज गार्ड एंड POC उसमें फर्क का भी पता नहीं है। अनफॉर्चुनेट हर गवर्नमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, लेकिन उनका जो उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, जो तरीकाकार है, वो बहुत ही ज्यादा जो है, मैं इसको ये लफ्ज हर
गैर पार्लिमानी भी हो सकता है। ये मेरे हाल में हमें ये सेकंड नंबर के सिटीजन समझते हैं, जो जी चाहता है हमारे ऊपर ये बैठा देते हैं। अभी जो लोग वहां से आ रहे हैं बच्चों के साथ, फैमिलियों के साथ, अभी उनको वो लाइनों में लगा के कहते हैं कि वीजा किधर है। अभी वो जो पीओसी है या जो ओवरसीज कार्ड है उसके ऊपर सब लोग को पता है कि एंट्री है। वो जो लोग FIA के अनट्रेन्ड लोग बैठा दिए गए हैं। हम आपके प्रोग्राम के जरिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि वायद ये प्राइम मिनिस्टर मौजूदा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, जो 22 साल से एक ही नारा लगाए जा रहे हैं कि मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं इस मुल्क में सरमाया लाएंगे, इस मुल्क में नौकरियां लाएंगे, इस मुल्क में बाहर के लोग आके नौकरियां करेंगे। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आप नोटिस ले, आपके FIA जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ नावारा सलूक तेली माँ वाला कर रहे हैं और अनट्रेन्ड बंदे बैठा दिए गए हैं, जो कि घंटों लोगों को जलील करते हैं और फिर वो जब बात किसी से करते हैं वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। और ये जायदादों का जो अभी वड़ैच साहब ने अपने इंट्रो में कहा पोर्टल बना दिए, ये भी अभी तो फॉरेन मिनिस्टर साहब का भी पोर्टल बन गया, PM साहब का भी बन गया, ओवरसीज पंजाब कमीशन का भी बन गया। अभी ये पोर्टल भी जो है ये हमें मेहनत करनी पड़ती है, शिकायत डाउनलोड करते हैं और जो वहाँ के छोटे अमला है, ये जो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसको एकदम फारग करके अपनी मर्जी का जवाब देकर उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं। हजारों लोग इसका ऐसे नलायकियों का शिकार हुए हैं और वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका दिल तो पाकिस्तान के साथ धड़कता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी तो हम हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी को ये तोड़ने का काम जो हो रहा है, तोड़ जोड़ का हो रहा है काम, इससे हमें बचाया जाए। और मैं आपको और आपके टीवी को और आपके प्रोग्राम को एप्रिशिएट करता हूं। आपने, मैं ये कहूंगा, मजलूम ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज बने हैं। ये क्योंकि कोई पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बात करने से परहेज करता है जिसमें उनकी रेटिंग ना बने। अभी रेटिंग को हमें छोड़ना चाहिए, लोगों के असली मसाइल लाने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया परवेज इकबाल लोसर साहब का, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया है। जितने भी कंसर्न्स इदारे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको एटलीस्ट एक दफा देखा जाए, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम किया जाए। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।